नमस्कार, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डीएलएड जो सेकंड सेमेस्टर है उसकी डेट आ चुकी है। आप सभी लोग भी बहुत तेज़ी से पढ़ाई में लगे होंगे। तो जहां तक आपका वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा का जो पैटर्न चल रहा था उसमें मैंने आपको आदर्शवाद, प्रगतिवाद, प्रयोजनवाद और जितने भी भारतीय दार्शनिक थे, शिक्षाविद थे, उनका जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो वेस्टर्न बाहर के विदेशी लोग हैं उन्होंने क्या बताया शिक्षा के लिए, हम लोग आज उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें पहले आते हैं आपके प्लेटो महोदय। प्लेटो महोदय जो हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। तो इनके बारे में जानने के लिए इनको इनका जो एक जीवन परिचय है या दर्शन है उसको जानने के लिए जान लेंगे कि इनका जो जन्म हुआ है वो आपका हुआ है 427 ईसा पूर्व में। 427 ईसा पूर्व में इनका जो जन्म हुआ है वो 427 ईसा पूर्व में हुआ है। और जो इनके पिताजी हैं वो एक कुलीन, मतलब उनका जो नाम है वो है एरिस्टोन। ठीक है, जो इनके पिता हैं वो एरिस्टोन हैं। ठीक है, और जो इनके मतलब इनका जो परिवार है कुलीन परिवार में हुए थे। ठीक है, और जो वहाँ के राजा थे कोडर्स उनके वंशज थे। ठीक है, ये तो इनका जो जीवन परिचय हो गया, ये हो गया। इसमें पूछने वाली बात क्या है जो पेपर में आपके पूछ दी जाती है, वो बात है ये जन्म। ये जो जन्म है ये कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद में जो मुख्य, क्योंकि देखिए ये जो वीडियो आपको बनाया जा रहा है ये आपको परीक्षा की दृष्टि से देखकर जो महत्वपूर्ण हो सकता है कम समय में वो बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इनकी रचनाएं हैं। ये जो रचनाएं मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, संभवतः आपको एक बार तो सभी देखनी है, उसके बाद भी कुछ रचनाएं इनकी जो बहुत प्रसिद्ध हैं वो मैं टैग करता रहूँगा, आप ध्यान रखिएगा। और इनकी जो रचनाएं हैं उनको काल के आधार पर जो है 4 भागों में बांटा गया है। काल के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग में कौन कौन सी आती हैं। पहले भाग में आपकी रचनाएं आती हैं अपोलॉजी, क्रीटो, यूथ्रीफो, जॉर्जियस। ठीक है, ये आती हैं आपकी प्रथम में। और इसमें आपको प्रथम में कौन कौन सी याद रखनी है, अपोलॉजी आपको याद रखनी है, अपोलॉजी याद रखनी है और क्रीटो याद रखनी है। ये 2 रचनाएं आपको याद रखनी है। अधिकतर जो संभवता है जो कि पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में जो द्वितीय आता है, द्वितीय में आपकी आती है मीनो, उसके बाद में आती है प्रोटागोरस, फिर आती है सिम्पोजियम। ठीक है, फेडो, और ये आती है फिर रिपब्लिक, फिर आती है इसके बाद में रिपब्लिक के बाद में आती है आपकी पैड्स। ठीक है, रिपब्लिक के बाद में आपकी आती है पैड्स। ये रचनाएं इनके दूसरे में हैं, मतलब दूसरे वर्ग में इनकी रचनाओं को रखा गया है। इसमें से आपको जो 2 बहुत ज़रूरी याद रखने वाली हैं, उसमें सबसे ज़्यादा याद रखने वाली जो आपकी रचना है वो आती है आपकी रिपब्लिक। ध्यान रखिएगा, जो मैं टिक कर रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है, ये लगातार पेपरों में पूछी गई हैं। और उसके बाद सिम्पोजियम। तो अभी आपको याद कौन कौन सी रखनी है, 4। अपोलॉजी याद रखनी है, क्रीटो याद रखनी है, और इधर रिपब्लिक और सिम्पोजियम याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इन्होंने तीसरे भाग में कौन कौन सी चीज़ों को रखा है। ठीक है, इन्होंने तीसरे भाग में जो चीज़ों को रखा हुआ है वो पारमिनिडीज एक रचना है इनकी। ठीक है, उसके बाद में थीटीटस रचना इनकी है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनकी एक रचना है। उसका तो सोफिस्ट इनकी एक रचना है, स्टेटमैन इनकी एक रचना है। अब इन सारी रचनाओं में आपको कौन कौन सी याद रखनी है, इसमें आपको स्टेटमैन याद रखनी है। ठीक है, ये पूछी सारी संभवतः नहीं जाएंगी, लेकिन ये कुछ रचनाएं हैं जो मैं लगातार बता रहा हूँ। ओपोलॉजी हो गई, क्रीटो हो गई, और इसके बाद में आपकी इधर से ये सिम्पोजियम हो गई, और एक ये थी हाँ रिपब्लिक हो गई। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और अंतिम में आपको एक बहुत ज़रूरी इनकी है द लॉज, लॉज बोलते हैं, द लॉज भी लिख के आती है, ये याद रखनी है। तो आपको कौन सी 5-6 जो हैं याद रखनी है, अपोलॉजी याद रखनी है आपको, क्रीटो याद रखनी है आपको, उसके बाद में आपको यहाँ से सिम्पोजियम याद रखनी है, रिपब्लिक याद रखनी है, और आपको इधर से स्टेटमेंट याद रखनी है, और लास्ट में द लॉज याद रखनी है। मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ अगर आप इतनी जो डिफिनेशन हैं इनको तैयार, इतने सॉरी डिफिनेशन बोला मैंने, इतनी जो रचनाएं हैं इनकी अगर आप इतनी याद कर लेते हैं आपको 2 जरूर पेपर में मिल जाएंगी, चाहे वो ऑप्शनल में मिले या डायरेक्ट आपको 16 से जो 30 का पैराग्राफ होता है वहाँ लिखने को मिल जाए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो है, आगे क्या कहता है, जो प्लेटो महोदय हैं उनकी जो एक पद्धति है, उनकी पद्धति है द्वंद्वात्मक। द्वंद्वात्मक, ठीक है, तो द्वंद्वात्मक क्या है, पहली बात तो ये है कि इनके एक गुरु हुए हैं, आप सबको पता भी होगा, सुकरात महोदय।
ठीक है। तो सुकरात महोदय जो थे वो इस पद्धति पे थोड़ा जोर देते थे, तो इन्होंने अपनी जो पद्धति है उन्हीं से ग्रहण कर ली है, ठीक है। और देखिए जैसे कि मैंने भी ऊपर आपको बताया था कि 4-5 इनकी जो फेमस रचनाएं हैं उसमें देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, प्लेटो की रिपब्लिक, स्टेटमेंट, लॉज, क्रीटो ग्रंथों में जो पद्धति प्रयोग की गई है उस पद्धति को कहा जाता है द्वंद्वात्मक पद्धति, ठीक है। ये हो सकता है कई बार आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो 4-5 हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, नोट कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये PDF ज़रूरत है तो आपको नंबर दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप कर देंगे यहाँ पे, तो ये PDF आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे है शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए हैं। देखिए आपको कुछ मैं ऐसे टर्म्स बता देता हूँ जो आप हर जगह लिख सकते हैं, चाहे वो भारतीय विचारक हों या फिर वो वेस्टर्न हो, या आपको शिक्षा के उद्देश्य पूछे किसी के भी रिलेटेड, चाहे वो वैदिक हों या आपके प्रकृतिवाद से हों या प्रयोजनवाद से हों, ठीक है। जैसे नैतिक विकास हो गया, जैसे सामाजिक विकास हो गया, जैसे किसी व्यक्ति का जो है मानसिक विकास हो गया, ठीक है, चारित्रिक विकास हो गया, इन पर हमेशा से शिक्षा ने बल दिया है, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने के लिए पहला मुद्दा क्या है कि इनके शिक्षा के उद्देश्य इन्होंने क्या बताए हैं। तो प्लेटो महोदय ने क्या कहा है कि प्लेटो शिक्षा जो थी, प्लेटो द्वारा दी जाने वाली जो शिक्षा थी, प्लेटो शिक्षा को सारी बुराइयों को जड़ से समाप्त करने का प्रभावशाली साधन माना गया है। एक तो स्टेटमेंट ये है। इसके बाद में इनका स्टेटमेंट कहा गया है कि शिक्षा आत्मा के उन्नयन, उन्नयन का मतलब है चढ़ाव, के लिए आवश्यक है। मतलब अगर शिक्षा को बढ़ावा देना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति करनी होगी, तभी तो आप शिक्षा को बढ़ावा दे सकेंगे। शिक्षा व्यक्ति में सामाजिकता की भावना का विकास कर उन्हें समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाती है। देखिए एक होती हैं आपकी आवश्यकताएं और एक होती हैं समाज की आवश्यकताएं। आपकी आवश्यकता क्या है, आप अपने लिए किस प्रकार से रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करते हैं, ये आपकी आवश्यकता है। समाज की आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जो आपकी आवश्यकता है, आपने समाज पर क्या कोई निगेटिव इफेक्ट तो नहीं डाला, आपने अपना पैसा कमाने के लिए किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। अगर आप सब सही करके अपना कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब है समाज की आवश्यकताएं जो हैं वो पूर्ण हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है, यह नैतिकता पर आधारित जीवन जीने की कला सिखाती है। नैतिकता का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि जिसमें अंदर चरित्र के गुण पाए जाएं, ठीक है, नैतिकता पाई जाए, ठीक है। इसमें कुछ 5-6 पॉइंट दिए गए हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा गया बुराइयों को समाप्ति एवं सद्गुणों का विकास। बुराइयों की समाप्ति, देखिए अगर शिक्षा आप अच्छी देंगे, किसी को भी, बालक हो या व्यक्ति हो, या किसी के भी शिक्षा की बात हो रही है, अगर उसमें बुराइयों की समाप्ति हो रही है तो जाहिर सी बात है सद्गुणों का विकास होगा। क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर सद्गुण हैं तो बुराइयां कम होंगी, यदि व्यक्ति के अंदर बुराइयां हैं तो सद्गुण कम होंगे, ये एक दूसरे के एंटी हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है सत्य शिव की प्राप्ति। सत्य शिव की प्राप्ति, आपने अगर आदर्शवाद का वीडियो देखा होगा तो वहां पर बताया गया है सत्य शिव की, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति। इन्होंने उसी टर्म को इस्तेमाल किया है, सत्य और शिव। आप सोच सकते हैं किस 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 आधार पर वैदिक शिक्षा का लोगों ने अपने जीवन में प्रयोग किया है, कितनी बृहद शिक्षा है वैदिक शिक्षा। उसके बाद राज्य को सुदृढ़ बनाना। सुदृढ़ बनाना, राज्य का मतलब क्या है, राज्य से मतलब था यदि आप किसी देश में हैं तो कम से कम उस देश को किस प्रकार आप आगे ले जा सकते हैं, किस प्रकार से आप उसकी उन्नति में भागीदार बन सकते हैं, ये बात वहाँ पर उन्होंने कही है कि शिक्षा इस प्रकार की हो जिससे राज्य के जो विकास है उसमें भी सहायता मिले, उसमें भी वो कार्य, अपने जो कार्य कर रहा है उसमें उसको फायदा मिले, ठीक है। उसके बाद यह है नागरिकता की शिक्षा। नागरिकता की शिक्षा क्या है, नागरिक जो होता है वह अपने देश के प्रति यदि समझदार है, यदि वह अपने देश के प्रति लगाव रखता है, यदि वह अपने देश के प्रति प्रेम रखता है, ये सारी चीज़ें क्या है, लगाव, प्रेम, ये नागरिकता के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है संतुलित व्यक्तित्व का विकास। संतुलित व्यक्तित्व का है, देखिए एक होता है व्यक्तित्व कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपने पढ़ा भी होगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी या उभयमुखी, कई प्रकार के व्यक्तित्व आपने पढ़े होंगे। लेकिन व्यक्तित्व का मतलब संतुलन से है। यदि आपको कहीं पर क्रोधित होना है तो आप वहाँ क्रोधित हो सकते हैं, यदि आपको कहीं पर शालीनता का परिचय देना है तो आप शालीनता का परिचय दें, इसको संतुलन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में विभिन्न सामाजिक वर्गों को सक्षम बनाना, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने समावेशी शिक्षा की बात की है। भाई विभिन्न वर्गों
को अगर आप बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है, आप समाज के लिए बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं कि सभी का समावेश करने की कोशिश कर रहे हैं आप वहाँ पर, ठीक है। उम्मीद आपको ये टर्म समझ में आ रहे हैं। उसका पाठ्यक्रम देखिए इन्होंने क्या बताया। पाठ्यक्रम के लिए इन्होंने एक चीज़ बताई है कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए उसमें प्रथम 10 वर्ष विद्यार्थी को अंकगणित, ज्यामिति, संगीत, नक्षत्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गणित आदि की शिक्षा व्यापार की दृष्टि से न होकर उसमें निहित शाश्वत संबंधों के जानने के लिए होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, शिक्षा को इस प्रकार होना चाहिए गणित की, पहली बात तो 10 कक्षा जो 10 वर्ष तक है उस तक अंकगणित, ज्यामिति या संगीत को समझाना या पढ़ाना चाहिए। उसके बाद गणित की शिक्षा भी इन्होंने बताई है व्यापार की दृष्टि से नहीं होनी चाहिए कि आप पढ़ लीजिए रख लीजिए बस ठीक हो गया, वह ऐसे संबंधों पर आधारित होनी चाहिए जो आपको जीवन में दिखें, शाश्वत चीज़ें हों वो, ठीक है। संगीत में जो है, संगीत के गणित शास्त्रीय आधारों की सिफारिश करते हुए प्लेटो ने कहा है, मतलब इन्होंने क्या कहा है, गणित के जो संगीत के गणित शास्त्री हैं, कहने का मतलब हर प्रकार के विद्या मतलब जो सिलेबस होता है उसका एक अपना मास्टर होता है, तो उन्होंने कहा है कि यह सत्शिवम एवं सुंदरम के अन्वेषण में एक उपयोगी सत्य है। देखिए क्या बात इन्होंने कही, इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। यह शिवम और सुंदर, शिवम का अर्थ जो इन्होंने बताया वह सत्य से है, और सुंदर क्या है, जब वह शाश्वत हो जाता है, यदि सत्य शाश्वत हो जाता है तो वह सुंदर होता है। ये बात इन्होंने बताई और कहा कि इसकी खोज के लिए यह एक सत्य है कि यदि अगर संगीत का जो गणित शास्त्री होगा उसकी आधार पर सिफारिश करने पर इन्होंने ये बात कही है। ये बात ध्यान रखनी, बहुत डीपली नहीं जाना है आपको। मैं फिर आपको बता दूं, जो क्वेश्चन आपके 2 नंबर को लिखने को आएंगे वो इन्हीं पॉइंट से बनते हैं। यही सारे पॉइंट आपको जैसे पूछा गया प्लेटो के जीवन दर्शन या शिक्षा दर्शन पर प्रकाश डालिए, तो आपको कहने का मतलब है पूरा का पूरा प्लेटो 60 से 70 वर्ड में लिखना है। और मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप कहीं गलती से ये सोच कर जाएंगे कि हम जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो आप लोग गलत हैं, क्योंकि हम भी उसी फील्ड से आए हैं जहाँ पर आप हैं। वहाँ पर कोई इस बात का असर नहीं होता है कि आपने कितना लिखा, वहाँ पर असर इस बात का होता है आपने क्या लिखा। तो अगर आप शाश्वत चीज़ों को लिखेंगे, कम शब्दों में अच्छी चीज़ लिखने की कोशिश करेंगे, तो आपको बेहतरीन नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे आते हैं, शिक्षण विधि के लिए उन्होंने क्या बात की। शिक्षण विधि के लिए उन्होंने कहा कि एक तो संवाद विधि द्वारा हम कर सकते हैं, बातचीत करके डायलॉग से एक दूसरे को, इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। अगर कभी पूछ दिया जाए सुकराती विधि कैसे किसे के नाम से किसको जाना जाता है, तो संवाद को या डायलॉग या डायलेक्ट्रिक मेथड को जाना जाता है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया खेल विधि, ठीक है। इसके बाद में एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि एकेडमी क्या है, ये एक शब्द लिखा हुआ है एकेडमी। एकेडमी क्या है, एकेडमी जो है विद्यालय का जो एक नाम हुआ करता था, जो आज के टाइम में विद्यालय बोला जाता है, उस समय जो प्लेटो महोदय थे उन्होंने एकेडमी नाम से एक केंद्र बनाया था जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। तो ये पहली बात तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला ये तरीका कि एकेडमी क्या है, तो एक विद्यालय का स्वरूप है। दूसरा, एकेडमी की शुरुआत किसने की, तो प्लेटो महोदय ने, ठीक है। एकेडमी में क्या होता था, तो एक शिक्षा का केंद्र होता था, ठीक है। कई तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में आपका है कि अनुशासन क्या था, तो अनुशासन के लिए सीधी सी बात है, पहली बात तो आप ज़्यादातर स्व अनुशासन पर बल देंगे। उसके बाद भी अगर टर्म लिखने को आ जाए तो शारीरिक, मानसिक, आदेशात्मक एवं सामाजिक अनुशासन पर बल दिया था, ठीक है। ये 2-4 पॉइंट जो हैं ये आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है दोष क्या है, क्योंकि जिसकी अच्छाइयाँ होंगी उसमें दोष भी होंगे, कोई परफेक्ट तो है नहीं। अब दोष देख लेते हैं क्या है। दोषों में पहली चीज़ इन्होंने बताई कि प्लेटो के राज्य का अधिकार माना, प्लेटो ने राज्य का अधिकार माना जो वर्तमान में दोषपूर्ण है। देखिए पहले क्या होता था, पहले जैसे आपने देखा होगा, जैसे 16 महाजनपदों में हमारा जो देश था वो बटा हुआ था, फिर चंद्रगुप्त मौर्य आए, उन्होंने एक अखंड भारत की स्थापना की, ठीक है। उसी प्रकार से वहाँ पर भी राज्य का कॉन्सेप्ट था, जो कि वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में देश का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी इनकी कही जाती है कि प्लेटो ने साहित्य एवं व्यवहारिक विषयों की अवहेलना की। प्लेटो ने साहित्य को स्थान नहीं दिया, व्यवहारिक विषयों को स्थान नहीं दिया, ठीक है। इसके बाद तीसरा इन्होंने बोला कि औद्योगिक शिक्षा को स्थान नहीं दिया। अगर आप औद्योगिक शिक्षा को स्थान नहीं देंगे तो रोजगार की कमी हो जाएगी, तो इसलिए इनकी एक आलोचना यहाँ पर भी की जाती है। उसके बाद इन्होंने एक पॉइंट जो गलत बिल्कुल ही है कि दास को शिक्षा देना निरर्थक माना। इन्होंने कहा दास लोग जो हैं, एक तरफ तो इन्होंने अभी आपसे मैंने बोला समावेशी शिक्षा की बात की कि हर वर्ग को शिक्षा देंगे, फिर उन्होंने ये बात कही कि दास को शिक्षा नहीं देंगे, तो ये थोड़ी सी गलत चीज़ें थी इनकी शिक्षा में। ये 4 पॉइंट हैं, आप याद रख सकते हैं। यहाँ से प्लेटो महोदय खत्म हो गए, कल हम लोग रूसो पे चर्चा करेंगे। संभवतः ये आपको पूरा जो चीज़ है समझ आ गई होगी, इससे बाहर आपका पूछा नहीं जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आपको इसको अच्छे से देख लेना है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते जाइएगा और लोगों में शेयर कर दीजिएगा।